अब अगला एक्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आपको दिख रहा है 1/4/2023 तक अपडेटेड है, 2022 में क्योंकि इसका लास्ट अपडेट हुआ। ये एक ऐसा एक्ट है जो बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ के ऊपर अपने आप में, जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक माइलस्टोन का रोल प्ले करता है। और ये इसीलिए क्योंकि इस एक्ट में इतना अमेंड कर चुके हैं हम, जितना आज तक किसी एक्ट में। जैसे अगर मैं यहाँ आपको पहले तो बेसिक दिखाऊं, अगर हम एक सिंपल वर्ड टाइप करें यहाँ पर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमने टाइप किया। अगर हम एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सिंपल, अगर कहा जाए एक पैरामीटर पे स्क्रीन के ऊपर, तो आप ध्यान से देखिए, आप खुद आश्चर्य हो जाएंगे कि अरे बाप रे, मतलब 82, 86, 91, 93, 2002, 2006, 2013, 2021, 2022, जबरदस्त संशोधन। जहां हमको लग रहा है कि वन्य जीव के संरक्षण के लिए कुछ कमी दिखी है, तुरंत इस एक्ट में हमने वो क्या करा, अमेंड किया। यानी इस बात से ये बात साफ सिद्ध होती है कि इस एक्ट में जो ये अमेंडमेंट है, ये बता रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बड़ा अच्छा कदम उठा रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको कदम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको समझ पड़े कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2006। एक्चुअल आपको मालूम है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1972-73 में शुरू हो चुका था, और कैलाश सांकला के प्रयासों से ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। लेकिन ये केवल मुंह जवानी वाला प्रोजेक्ट टाइगर था, मतलब कि सरकार ने एक ऑर्डर जब पास किया एग्जीक्यूटिव, और प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हो। और कैलाश सांकला को लगता था कि बाघों को बचाया जा सकता है अगर हम मैन, और अगर कहा जाए एनिमल्स के कॉन्फ्लिक्ट को कम कर दें, या उनके कॉन्फ्लिक्ट को भी कम कर दें। आपको मालूम है बाघों की सबसे ज्यादा मौत काय में होती है, पता है? सबसे ज्यादा बाघों बाघों की संख्या क्यों कम हो रही, किसी को मालूम है? कोई बताएगा कि क्यों बाघ सबसे ज्यादा कम हो रहा है? कोई बताएगा? जंगल कम होने की वजह से। जंगल कम होने से? एक नहीं, जंगल तो है, जंगल कम, ऐसे बाघ जंगल में ही रहते हैं। और कोई? सर ह्यूमन इंटरेक्शन। ह्यूमन इंटरेक्शन, ये भी एक सही और आधार। सर और सर उनके आपसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। कॉन्फ्लिक्ट नहीं बोलते, कोई इंसान नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर अगर कहा जाए, ठीक है? ठीक है, ठीक है जी। कॉन्फ्लिक्ट मेरे और तुम्हारे बीच होंगे, यहाँ पर बाघों में विवाद हो जाएगा, यार भाई आज तूने ये खाना खाया, यहाँ पर टेरिटोरियल जो है अगर कहा जाए राइट्स, वो अपनी टेरिटरी को मैनेज करते हैं। देखा नहीं, बाघ अपने मूत्र गंध से जो है टेरिटरी चिन्हित करते हैं, कुत्ते तक करते हैं आपकी कॉलोनी के, देखो जाके डॉग्स टेरिटरी। आप कॉलोनी के देखे नहीं, कोई बाहर का कुत्ता आ जाता है कैसे पूरे झुंड के झुंड उसको अटैक करता है, ये तो देखा ही होगा। चलो बाघ ना देखा हो, पढ़ो कभी आप आर्टिकल्स अच्छे, उसमें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा बाघ मरते हैं अपनी टेरिटरी को लेकर। दो चीज है, एक तो अगर कहा जाए प्रजनन को लेकर, यानी पार्टनर को लेकर बाघ क्या करते हैं, जो मादा बाघिन होती है उसके बच्चे को क्या करता है बाघ, मार डालता है। क्योंकि ये बच्चे को समय देगी तो मुझे समय नहीं देगी, तो वो मार डालेगा, पहला। दूसरा, टेरिटरी, बाघों की सबसे ज्यादा मौत होती है टेरिटरी के कारण। आप कभी इसको यूट्यूब पे जाओ, वीडियो देखो, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें टेरिटरी को लेकर लड़ाइयाँ घातक और गंभीर हुई। जहां तक कि अभी जो चीते, हमने जो प्रोजेक्ट चीता लेकर आए, उसमें भी याद करो टेरिटरी को लेकर लड़के मर रहे, चीते मर गए आपस में टेरिटरी को लेकर जो है। ये तो सुना ही होगा, एक दूसरे को घायल कर दिया, यहाँ पर अगर कहा जाए। तो प्रोजेक्ट टाइगर, ये याद रखिए, यहाँ पर अगर कहा जाए ना कि बाघों की संख्या का एक कारण ये भी था। अगला जो बात थी कि हमने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, अभी हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आ ही गए अंदर, ठीक है, मतलब एक्ट शुरू हो गया है। बस अब समझना जरूरी है कि एक्ट को क्यों, कितना इंपॉर्टेंट है। अब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य ये था कि कैसे ना कैसे करके बाघ की संख्या बढ़ा दी जाए भारत, यानी नंबर ऑफ टाइगर्स बढ़ जाए। लेकिन ये देखा गया कि नंबर ऑफ टाइगर बढ़ तो नहीं रहा, स्टैटिक है और कम हो रहे हैं कई जगह। तब समझ पड़ा कि एक्चुअल हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, और प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे आज आपसे कोई कहे कि कॉलेज वाला के एक प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, कोई कॉलेज वाला कहे कि एक प्रोजेक्ट बनाओ, तुम गंभीरता से नहीं लोगे। और यूनिवर्सिटी कैरिकुलम में जारी करे कि आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, इसके 15 नंबर है, यूनिवर्सिटी में चेक होगा, तब तुमको समझ पड़ेगा कि प्रोजेक्ट की गंभीरता क्या होती है। राइट और रॉन्ग देखा होगा ना यहाँ पर। तो प्रोजेक्ट टाइगर आया, बस उसकी गंभीरता नहीं थी। गंभीरता नहीं थी तो सरकार को लगा कि एक काम करते हैं, अब हम कुछ नया लाते हैं। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन का विचार जन्मा, एनसी जो अगर कहा जाए।
RTA। तो जब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को लाने की बात आई तो प्रश्न खड़ा हुआ है कि हम कैसे बनाएं, क्या करें। तब ये समझ पड़ा कि हमको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा। तो वाइल्ड लाइफ लिखा ना, द अथॉरिटी ड्राइव द पावर इन सेक्शन 38 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। तो अब यहां से हमारी आर्टिकल शुरू हो रही कि अगर मैं यहाँ पर नीचे जाऊं, ध्यान से देखना है ना, मैं यहाँ चला गया, ये 38 में पहुंच गया सीधे, पहले तो मैं देखूं तो यहाँ अगर मैं, बस एक सेकेंड, ये चला गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ऊपर लिखा है 4, क्योंकि चैप्टर 4B है 4 से जुड़ा। अब ये 4 क्या है, नीचे आओ, ये 4, तो ये दिखा है कि इंसर्ट बाय एक्ट 39 ऑफ 2006। इसका आंसर यहाँ आपको पहली बार समझ पड़ा होगा कि 2006 में जब ये एक्ट संशोधित हुआ तब इसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो है वो बात है। तो आपको कैसे याद रखना है, आज से एक्ट को पढ़ने का नजरिया बदले। आपको जो है अगर कहा जाए, जैसे लिखा है कि भाई ये जो वर्ड एंड द फिगर एंड टू ओमिटेड बाय एक्ट 2022, तो यहाँ जो 2 नंबर कहीं लिखा होगा, जहां भी 2 नंबर डला होगा, वो अमेंड किया हमने इस एक्ट के अंदर 2022 में संशोधन करके, जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2023। इसीलिए ऊपर एक्ट किस तारीख तक का जो है वो अपडेट है, ध्यान से देखो, 1 अप्रैल 2023 तक। क्यों है, क्योंकि आखिरी संशोधन ही एक्ट में कब हुआ है, 2022 में। एक तो ये पूरा याद रखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत लग जाएगी इसमें। 82, 86, 91, 93, 2002, 6, 13, 21, 22, लास्ट अमेंड हुआ 2022। इस तरह से ये एक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड और जटिल एक्ट है। अब पहले तो अपने को समझ पड़ रहा है कि एक्ट जटिल क्यों है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि एक्ट छोटा मोटा एक्ट नहीं है। एक्ट के अंदर बकायदा 66 जो है अगर कहा जाए सेक्शंस, हालांकि रिपील हो गया, वो हमारे काम का नहीं कि रिपील अब नहीं है, आपको याद तो भी रखना पड़ेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई आर्टिकल्स खत्म हो गए, लेकिन फिर भी आज हम क्या बोलते हैं, 395 आर्टिकल। तो 66 और चैप्टर भी जो है अगर कहा जाए छोटे मोटे नहीं, 7 चैप्टर है, बड़ा एक्ट है। तो पहले तो रफली हमको ये पता होना चाहिए कि जिस समय ये एक्ट आया उस समय एग्जैक्टली क्या है, जब ये एक्ट मतलब इस समय इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को जब पास किया, 50 साल हो गए, तो इसलिए प्रश्न तो आना ही है इस एक्ट का, ये ध्यान रखिएगा। जब ये लागू हुआ उसको लेकर अब 50 साल में हैं हम, 72 से 2022-23। तो उस समय जो फॉरेस्ट हुआ करते थे या वाइल्ड लाइफ हुआ करती थी या एनिमल्स हुआ करते थे, इन पर राइट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को थे। ये राज्य सूची में थे, आपको सबको मालूम होगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये ट्रांसफर हुए सब कंकरेंट लिस्ट में। तो लेकिन ये भी मालूम होगा आपको कि राज्य सूची के किसी विषय के ऊपर केंद्र भी कानून बना सकती है जब वो किसके लिए आवश्यक हो, राष्ट्र हित के लिए। ये आप याद रखिएगा, मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि कोई चीज स्टेट लिस्ट में लिखी है तो सेंट्रल लॉ नहीं मेकिंग कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। अगर नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी है तो कर सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि हम करें, तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बना दिया। इससे फायदा ये मिला कि जिन नेशनल पार्क या सेंचुरी को हम केवल एक शब्द के लिए प्रयोग कर रहे थे, अब उनको कानूनी मान्यता मिली, क्योंकि इस एक्ट में पहली बार आपको दिख रहा होगा डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क, या नीचे जाएं तो डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी। ठीक है, ये हमको इस एक्ट के अंदर मिला। यानी पहली बार आप किसी जगह को अभ्यारण्य, किसी वन्य जीव प्राणी, कोई स्पेसिफिक प्राणी किसी क्षेत्र विशेष में पाया जाता है तो उसका संरक्षण वहां करना बहुत जरूरी है, उसके लिए हम अभ्यारण्य बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा चंबल सेंचुरी, हमको मालूम है कि वो एलिगेटर के लिए फेमस, घड़ियाल। हिंदुस्तान में आपको इस तरह का घड़ियाल का बेल्ट और कहीं नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में नंबर ऑफ अगर एलिगेटर्स की बात करें तो यही मिलेंगे। क्यों, क्योंकि घड़ियाल के साथ प्रॉब्लम है, घड़ियाल नदी में ही रह सकता, समुद्र में घड़ियाल नहीं रहते, नदी में रह सकता। उसके पीछे का तर्क ये है कि घड़ियाल का जो मुंह आपने देखा होगा, घड़ियाल का मुंह चोंच जैसा होता है, लंबा, देखा है ऊपर का हिस्सा, उसके ऊपर एक घड़ा देखा है, घड़ा मिट्टी का, कभी पता नहीं। अब इस नजरिए से भी सोचो तुम लोग, मिट्टी के घड़े को देखो तो घड़ियाल के चेहरे के आगे के हिस्से पे घड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है, उससे उसका नाम घड़ियाल पड़ गया। अब उसकी जो चोंच, पहले तो देखा, सबने देखा है ना घड़ियाल, तो फोटो के घड़ियाल ही नहीं देखा। यस सर, देखा है। तो ये मालूम था कि घड़ियाल को एक घड़ियाल नाम कैसे घड़ियाल मिला, मतलब ये नहीं पता मालूम। था
ये के पहली बार ही सुन रहे हो कि ये नाम इसको ऐसे मिला? पहली बार सुना है। तो इसमें ध्यान से देखोगे, ये घड़ियाल नहीं है ना, घड़ियाल ये। घड़ियाल का ये जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा घड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है आगे का। कभी इसको आप पास से, कहीं आपको जूम वाला कोई बड़ा जो है अगर कहा जाए पास वाला फोटो मिलेगा तो उसमें आपको समझ पड़ेगा। उस हिस्से से इसका नाम पड़ गया घड़ियाल। तो घड़ियाल की खासियत एक तो ये बहुत चोंचनुमा है, मछली खा सकता है, और बहुत छोटी मछली नहीं, थोड़ी बड़ी मछली खाता है। तो ऐसी स्थिति इसमें मिल जाती है केवल और केवल, देखो ध्यान से, अब इस फोटो में ध्यान से देखो, दिख रहा है कुछ समझ पड़ रहा है? जिसमें साफ है वो घड़ा, तो एक ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये इससे जो है अगर कहा जाए घड़ियाल नाम पड़ा। कैसे आज से तुमको ये भी पता चल गया कि तुम अंतर कैसे करोगे घड़ियाल को, ये देखो कि हाँ सर ये घड़ियाल है। तो कल को फॉरेस्ट ऑफिसर रहोगे, सब चीजें याद भी आएंगी तुमको। तो एक्चुअल क्या हुआ कि सेंचुरी किसी स्पेसिफिक प्राणी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कहीं वहीं पाया जाता हो, उसके लिए हमने जो है वो इसको सेंचुरी को डिक्लेयर किया। पहले भी थी क्या नेशनल पार्क? पहले नहीं थे। आप सोचो कि जिम कार्बेट जो है अगर कहा जाए, एक बहुत ही फेमस हंटर थे, शिकारी थे, उनके प्रयासों से हिंदुस्तान को जिम कार्बेट नेशनल पार्क मिला। बट जिम, हम ये मान सकते हैं कि जिम कार्बेट जो है अगर कहा जाए नेशनल पार्क हिंदुस्तान का पहला अगर कहा जाए नेशनल पार्क हो सकता है, या मान सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि कानूनी रूप से तो ये सब 72 में जो है वो प्रक्रियाएं जो शुरू। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपको मालूम है कब, किस साल बना था जिम कार्बेट नेशनल पार्क? 1936। वेरी गुड, है ना। तो पहले तो इसको जो है अगर कहा जाए हेली नेशनल पार्क बोलते थे, एक समय जो था इसका नाम जो है हेली नेशनल पार्क था। जिम कार्बेट जो थे उन्होंने काफी कुछ जो है वो बाघों के ऊपर या अन्य जानवरों के ऊपर काम किया, तो उससे नाम इसका जिम कार्बेट पड़ गया। ये 1936 में बना। ऐसी ही प्रक्रिया के तहत 1955 में आपको कान्हा किसली मिला। तो 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद पहली बार हमको नेशनल पार्क, सेंचुरी, इन सबको कानूनी मान्यता देने का अधिकार मिला। अब पहले तो इस पूरे एक्ट को पढ़ने से पहले आपको पूरी आउटलाइन पकड़ना पड़ेगा। आउटलाइन का मतलब है कि क्या मैं इतने सारे सेक्शंस याद करूं? नहीं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि कौन से सेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 10-12 सेक्शंस पे हम पहले जो है बात कर लेते हैं, फिर बाकी सेक्शंस के ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो जैसे सिंपल सी लॉजिक है, पहले हम नीचे जाएं तो ये तो जो अगर कहा जाए साफ है। पहला है प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, यानी हम शिकार को क्या करेंगे, पूरी तरीके से प्रतिबंधित करेंगे, प्रतिषेध करेंगे, भाई शिकार जो है वो नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना। तो जब आप थोड़ा सा नीचे जाओगे यहाँ पर, ये तो शिकार को प्रतिषेध। अब यहाँ पर लिख रहा है कि कोई भी व्यक्ति अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4 में निर्दिष्ट किसी वन्य प्राणी की धारा 11-12 के अधीन के सिवाय जो अगर कहा जाए शिकार नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको एक पहली चीज तो ये मिल गई, धारा 11-12 ये क्या कहती है? अब धारा 11-12 का मतलब है कि कोई एक जानवर है जंगल में, और वो जानवर या तो कोई ऐसी बीमारी लेके चल रहा है जिससे कि कम्युनिटी इन्फेक्शन हो सकता है, अन्य जीवों का इन्फेक्शन हो सकता है, या वो आदमखोर हो गया। याद करो हिंदुस्तान के इतिहास का एक सबसे चर्चित केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया था, केबीसी में 25 लाख का क्वेश्चन था, उस बाघिन का नाम बताओ कौन थी, जिसकी मौत के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। और अभी हमारे यहाँ जो फिल्म बनी थी, क्या नाम था वो, विद्या बालन की, उसमें भी इनडायरेक्टली वो मैसेज करके वही दिखाया गया कि कितनों को मालूम है उसका जो है अगर कहा जाए बाघिन का नाम? सर नहीं मालूम। अब पहली चीज तो ये समझो, आज इसे कॉपी के सामने लिख लेना कि मैं एक वन्य जो है वो अधिकारी हूँ, तो मुझे वन्य जीव के संबंध में आसपास जो चल रहा है वो याद करना है। उसका नाम था अवनी। हिंदुस्तान में सबसे चर्चित केस था वो अवनी, और हमारे ही यहाँ से लगा हुआ था क्योंकि महाराष्ट्र और हमारे घर पे थी वो अवनी टाइगर। इसको मारा था ना जब अवनी बाघिन को, तो ये उसी के तहत जो सेक्शन है, हु वाज द अवनी, व्हाई शी किल्ड, आर्टिकल दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े आर्टिकल्स थे इसके। ये एग्जैक्टली क्या हुआ था कि आदमखोर हो गई। तो ये दिख रहा है यहाँ पर, इसका नाम था T1 हु वाज अवनी। इतना आर्टिकल्स आए इसके बारे में आप सोच नहीं सकते। सुप्रीम, ये लिखा ना यहाँ पर अगर कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, 13 लोगों को मार दिया था इसने, मतलब ये आदमखोर हो गई थी तो 13 आदमी को मार डाला इसने। फिर जो है अगर कहा जाए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अब हमको पढ़ने को आए, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन हमारे लिए 11-12 काम आएगा। अब 11 क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए। 11 के तहत ही इसको ऑर्डर जारी किए। मुख्य वन संरक्षक
जीव संरक्षक की जो चीफ वार्डन जो होगा ना फॉरेस्ट का, वही ऑर्डर करेगा। उसको समाधान हो गया कि अनुसूची 1 में बाघ है, अनुसूची 1 के अंदर आ गई, यहाँ पर खतरनाक हो गया, जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है, या निशाक्त या रोगी हो गया है, ठीक नहीं हो सकता। हमारे लिए क्या था कि मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया। तो उसने क्या कर दी, आज्ञा दे दी कि भाई इसको जो है वो आप मार। ठीक है। दूसरा है कि परंतु किसी वन्य जीव को मारने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक मुख्य वन संरक्षक को समाधान नहीं हो जाता कि ऐसा प्राणी पकड़ा नहीं जा सकता। अब लग रहा है इसको पकड़ने में तो हाथ पैर फूल गए थे। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको आप जो है वो ट्रैकुलाइजर करके बेहोश करके किसी जो है वो कहा जाए पार्क में ले जाओ, चिड़ियाघर में ले जाओ, पर वो जो है अगर कहा जाए कठिन था। तो ये जो है अगर कहा जाए मैनी हु कॉल्ड किलिंग द अवनी द कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ये कोल्ड ब्लडेड मतलब मर्डर का मतलब समझते हो? कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब समझते हो? नो सर। नहीं सर। सोच समझ के की गई हत्या कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहलाती है। रणनीति के साथ कई बार पेपरों में केस आते हैं ना, किसी आदमी ने क्या करा, अपने परिवार के, पत्नी के, किसी को मारने के लिए पूरी क्या करी, एक लंबी चौड़ी क्या करी, साजिश रची। उस तरह के आदमी को कहा जाता है, या उस तरह के पुरुष, स्त्री, महिला जो भी है, वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहलाते हैं। यानी वो दिमाग से सोच के उन्होंने हत्या करी। और एक होता है एग्रेसिव, मार दिया तुरंत तो पुलिस ने पकड़ लिया, कहीं तो हत्या के सुराग ही नहीं सुलग, तो वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहलाती। तो ये माना गया। इतना चर्चित केस था क्योंकि यवतमाल में था, और ये हमसे लगा हुआ है पूरा। ये यवतमाल वाला जो बेल्ट है, आपको तो मालूम है महाराष्ट्र की सीमा यवतमाल की हमसे लगती। तो ये आपको आज एक केस, मतलब आपको इसीलिए मैंने ये बता दी कि यार कम से कम अपन जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये चीज भी हमको पता होना चाहिए कि बाघिन अवनी की हत्या के पीछे की सच इतना चर्चित था। केबी आपकी इसके आगे बाघिन अवनी के बाद आप आगे जो है वो केबीसी टाइप करोगे, बड़ा क्वेश्चन पूछा था केबीसी में इसका। जब मतलब कहीं जो है वो केबीसी में अब ढूंढा ढांडी करना पड़ेगा तो जो है वो अगर कहा जाए ये आपको आर्टिकल जो है वो मिल जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है कि बाघिन अवनी की हत्या के पीछे की सच्चाई साफ साफ है जो अगर कहा जाए। तो इसमें कंट्रोवर्सी ये थी कि लोग चाह, मतलब इसमें एक राजनीति थी। ठीक है। यहाँ पर ये जैसे लिखा ना कि महज 40 करोड़ रुपए में 500 हेक्टेयर जमीन अनिल अंबानी को दे दी गई, और ऐसे बहुत सारे केस थे। तो इसमें लोगों को लगा कि इसको पूरा एक रणनीति के तहत किया गया, और इसमें बाघ को बीच में जो घसीट लिया गया, जो भी है हमारे लिए कोई काम का नहीं। लेकिन हमें ये बात समझ पड़ी कि हाँ जो अगर कहा जाए ये सेक्शन 11 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर इसको जो है वो मारा गया। तो यहाँ पर जैसे लिखा ना कि ट्रैंकुलाइजर गन के बाद इस्तेमाल किया गया साबित करने के लिए कि उसे जिंदा पकड़ने का प्रयास। अब देखो कितना इंटेलिजेंसी वाला क्वेश्चन है। ये बस पढ़ाई सीख लोगे तो जिंदगी भर के लिए जाओगे। याद करो, ये वर्ड अगर आज मान के चलिए कोई आम आदमी इसको समझ सकता है क्या? तुम केवल समझ सकते हो कि तुमने क्या देखा वहां, कि उसमें लिखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कि पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रैंकुलाइजर। अगर उससे नहीं पकड़ पा रहे हो तब आप जो है वो अगर कहा जाए उसको मार दो। तो ये जो एक्ट है ना, ऐसे ये बस ये सीखना है तुमको। पता चले तुमने जो मार दिया, तुम कल को अधिकारी बने, ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारी नौकरी चलेगी। क्यों? क्योंकि तुमने सेक्शन जो है अगर कहा जाए 11 को ठीक से पढ़ा ही नहीं। तो पहले करा फिर ट्रैंकुलाइजर दे दिया। हमने कहा ठीक है। हालांकि पोस्टमार्टम में तो सब आ जाता, लेकिन क्या है कि अब वो तो प्रशासन में गड़बड़ी हो तो क्या कर सकते। तो ये आपको समझ पड़ेगा कि सेक्शन 11 से, यानी हमारा पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है 11 अवनी की कहानी। ऐसे भी आज आप यूट्यूब पे जाइएगा, वीडियो देखिएगा तो आपको समझ पड़ेगा कि हाँ वास्तव में अच्छे अधिकारियों की जरूरत सिस्टम को है। क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे चर्चित मुद्दा मुझे लगता है कि था उस समय। मैंने पूरा आर्टिकल भी देखा था। यहाँ पर देखो ना कि कहाँ इसके इसके लिए कहाँ कहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन किया उसके मतलब बचाने के लिए। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ताबाद, हैदराबाद, पुणे, टोरंटो, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क। सोचो यार आप, और अपने को नहीं मालूम तो गलत बात है यहाँ पर। ठीक है। उसके 2 शावक थे। ये अभी जो बाघिन नाम की एक फिल्म आई थी ना, बाघिन थी क्या था जो, क्या नाम था, विद्या बालन का। सेम प्लॉट पे फिल्म बनी, सेम। और उसमें आखिरी में 2 ही शावक दिखाए गए जो जंगल में। यहाँ पर तो ओवरऑल पहला तो हमको ये समझ पड़ा कि यहाँ पर अगर कहा जाए कि हंटिंग प्रतिबंधित है, लेकिन 11-12 में आप स्पेशल पर्पस के लिए जो है वो उसको परमिटेड कर सकते हो। करेगा मतलब अधिकार किसको है, तो चीफ जो है वो फॉरेस्ट वार्डन को जो है वो राइट दिए, मुख्य वन संरक्षक को। फिर सीधे जो है अगर कहा जाए आप नीचे चले जाओ, यानी
कौन कौन से जो है वो सेक्शंस आपको याद रखना है, नीचे आ जाओ। डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी, अभ्यारण्य जो है अगर कहा जाए का जो है वो गठन किया जा सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है अगर कहा जाए कि कलेक्टर का बड़ा रोल है इसमें, उद्घोषणा कलेक्टर करता है, ये लिखा ना प्रोक्लेमेशन ऑफ कलेक्टर, यानी उद्घोषणा कौन करेगा इसकी, यानी तय कौन करेगा, तो कलेक्टर। तो आज हमें लग रहा है कि कोई क्षेत्र विशेष से किसी खास प्रजाति के लिए उसको संरक्षित करना है, तो हम ये मान सकते हैं कि उसको सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है सेक्शन 18 के तहत। और बाद में इसमें अमेंड किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सेंचुरी, यानी जो अभ्यारण्य उनका भी हमको क्या करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा। तो इस तरह से अभी अपन आउटलाइन की बात करें तो यहाँ अगर हम नीचे चले जाए, सेक्शन है अभ्यारण्य की घोषणा कौन तय करेगा, राज्य सरकार। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी आरक्षित वन में समाविष्ट किसी क्षेत्र को, ठीक है, से भिन्न किसी राज्य क्षेत्रीय या उसको क्षेत्र खंड को मतलब अभ्यारण्य घोषित कर सकता है, ये हमारे लिए काम का होगा। फिर उसके बाद जो है अगर कहा जाए कि अभ्यारण्यों की सुरक्षा, ये पहले नहीं था, आपको दिख रहा है कि कब, अब आपको एक्ट पढ़ना सीख गए, कब जोड़ा अभ्यारण्यों की सुरक्षा का प्रावधान, 2003 में। इससे क्या सिद्ध हुआ कि एक्ट भी 2003 में क्या हुआ है, अमेंड हुआ है। तो अब ऐसे ही अभी कम से कम 2-3 तो ऐसे ही तैयार हो गए तुम्हारे, 2006 में अमेंड हुआ, 2003 में अमेंड हुआ, 2022 में कैसे ऐसे ही रट जाती है चीजें। अब एक या तो तरीका है कि पूरे जो अमेंड हुए वो ही याद कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो हमें ये समझ पड़ा कि 2003 में हमने इसको जो है वो यहाँ पर किया। कलेक्टरों की नियुक्ति वगैरह हमारे लिए कोई काम की नहीं है यहाँ पर, तो ये जो है वो अगर कहा जाए ये मतलब इतना अपने को याद रखना। फिर आगे सीधे नीचे चले जाए, आउटलाइन पहले कर रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क। सेम कहानी है कि भाई आप किस जो है वो अगर कहा जाए राष्ट्रीय उद्यान किसे कहोगे, तो अलग से, चूंकि नेशनल पार्क और सेंचुरी में जमीन आसमान का अंतर। नेशनल पार्क सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, कई सारे जानवर हो सकते हैं नेशनल पार्क के अंदर। सेंचुरी अभ्यारण्य किसी स्पेसिफिक जो है अगर कहा जाए प्रजाति के संरक्षण को ज्यादा महत्व देती है। तो नेशनल पार्क के लिए हमने पूरा क्या करा, एक अलग से ही चैप्टर डिजाइन किया यहाँ पर, कि जो है अगर कहा जाए कि पूरा नेशनल पार्क अलग से ही रख दिया, राष्ट्रीय उपवन, उसको आप राष्ट्रीय उपवन यानी इसी के अंदर जा, मतलब चैप्टर का मतलब ऐसे मत समझना कि ये वाले चैप्टर के अंदर लगे, नहीं, इसके अंदर ही, मतलब आप इसको चैप्टर मत बोलो, चैप्टर बोलना भी गलत है वैसे। हमने नेशनल पार्क के लिए अलग से क्लॉज डाला, 35 से 36 में जो है वो दिख रहा है कि भाई नेशनल पार्क है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ भी दिख रहा है कि जब भी राज्य सरकार को प्रतीत हो कि कोई क्षेत्र जो किसी अभ्यारण्य के भीतर है या नहीं, जरूरी नहीं कि नेशनल पार्क अभ्यारण्य में, वो अभ्यारण्य से बाहर भी हो सकता है, अभ्यारण्य के अंदर भी हो सकता है। जैसे सपोज मान के चलो कान्हा केसरी नेशनल पार्क, सुना होगा नाम, उसका एक बड़ा हिस्सा किस अभ्यारण्य में आता है, किस अभ्यारण्य में आता है, फैन। फेन, वहां पर फेन नाम का अभ्यारण्य। या अभी अगर कहा जाए कि रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, वो काय उसका एक हिस्सा काय में चला गया, नोरा दही और उनको मिला के ही तो बनाया ना भाई, दुर्गावती टाइगर सेंचुरी कैसे बने। तो आप अगर लिस्ट देखोगे मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादातर नेशनल पार्क, तो वो कहीं ना किसी सेंचुरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें ये दिख रहा है कि वो अभ्यारण्य के भीतर या बाहर है या नहीं, कोई जरूर नहीं है। पारिस्थितिक, प्राणी जगत, वनस्पति, भू आकृति, किसी कारण से अगर कहा जाए वो जगह महत्वपूर्ण है तो उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर, ठीक है। तो कई बार हमको क्या लगता है कि नेशनल पार्क का मतलब केवल और केवल जानवर है, लेकिन यहाँ हमको क्या पता चला कि नेशनल पार्क का मतलब इकोलॉजी भी हो सकता है। नेशनल पार्क का मतलब जो है वो वनस्पति जात भी हो सकता है, और नेशनल पार्क का मतलब एनिमल किंगडम भी हो सकता है। तो याद करो, हमारे मध्य प्रदेश में कई ऐसे नेशनल पार्क हैं जहाँ जो कि प्लांट के लिए, जैसे अगर कहा जाए फॉसिल्स नेशनल पार्क, अभी आपने बात करी कि डिंडोरी में, इसको 1 मिनट में दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकना ना, बस एक सेकंड। अब हम वापस यहाँ जैसे ये चले जाएं, थोड़ा सा समझें उसको, है ना, तो मतलब चीज़ों को समझना जरूरी है। अब ज़्यादा अंदर अंदर तो नहीं पढ़ेंगे, ये फाइल तो आपको साथ में अटैच मिलेगी, ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ, इसका वीडियो भी डला हुआ है आपके ऊपर, आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें फैन, ठीक है, तो ये फैन है, अब मंडला में है, तो लिखा है कि इस अभ्यारण्य का कुछ भाग कान्हा किशोर नेशनल पार्क में आता है। इस तरह से आप अगर नीचे ये लिस्ट पे जाओ, ये यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है ये यहाँ पर कि जितने नेशनल पार्क हैं उनमें कुछ कुछ अगर कहा जाए नेशनल पार्क किसी ना किसी सेंचुरी के साथ जुड़े हैं। जरूरी नहीं कि नेशनल पार्क जो है वो किसी प्लांट या एनिमल को ही साथ में लेके प्रोटेक्ट करे। जैसे जीवाश्म नेशनल पार्क केवल
प्लांट फॉसिल्स हैं, लाखों साल पुराने जो है वो अगर कहा जाए प्लांट के फॉसिल्स जो है वो आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको डिंडोरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। डिंडोरी की तो कौन से प्लांट के फॉसिल्स हैं उसके लिए आप डिंडोरी की वेबसाइट पर जब जाएंगे, यहाँ पर आप पर्यटन पर जाएंगे तो नीचे आपको ये लिंक मिलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिख रही है, लिखा है कि घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान डिंडोरी से 70 किलोमीटर दूर है। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पेड़ों की कई छटी हुई टहनियों की पहचान, जिम्नोस्पर्म, एजिनोस्पर्म, ठीक है, ये सब जो है वो दिया है। कुछ ब्रायोफाइटा भी जो है वो मिले हैं और ये 40 से 150 मिलियन साल पुराने। तो वो जो बात निकल कर आई, आपको यहाँ क्लियर हुआ कि वो जो कह रहा है कि आप नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर कर सकते हो कि हाँ यार ये नेशनल पार्क रहे। इस तरह से नेशनल पार्क का प्रावधान पहली बार साफ सुथरे तरीके से हमको मिला, नहीं तो प्रक्रिया तो जो है पहले से चली रही थी यहाँ पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। बाद में इसको थोड़ा अपग्रेड किया, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो है वो घोषित किया, तो ये जोड़ा गया। जब भी अगर कहा जाए, ये लिखा है ना, कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी के बारे में प्रावधान किया गया, या डिक्लेरेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंजर्वेशन फॉरेस्ट, जो संरक्षित क्षेत्र है उसके लिए, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको आ सकता है यहाँ पर। फिर सीधे जो है वो अगर कहा जाए नीचे चले जाए हम, अगला अगला दिख रहा है सेंट्रल जू अथॉरिटी यहाँ पर। अब सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में बोल रहा है कि 38A में अलग से एक चैप्टर जोड़ा, अलग से चैप्टर जोड़ा, दिख रहा है कि 4 है, तो ये तो साफ कहानी दिमाग में जा रही है कि 72 में तो ये बन ही नहीं सकती। तो जू अथॉरिटी के जितने सेक्शन है, अभी हमारे पूरे कोई काम के नहीं, उसमें हमको दिख रहा है कि 38A से 38J तक का जो भी प्रावधान है वो बाद में इंसर्ट किया गया। कैसे किया गया? तो अगर हम यहाँ से सीधे 38 पर चले जाएं, ये हम चले गए यहाँ पर, तो 38A जो है आपको ये 2 नंबर दिख रहा है, 2 के लिए नीचे चले गए। 2 का मतलब है आपको क्या दिख रहा है, 1991। यानी हमें ये बात साफ समझ पड़ी कि 1991 में जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंड किया गया, यह संशोधन किया गया, तो बकायदा फिर हमने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण या सेंट्रल जू अथॉरिटी का गठन किया। और इसको एक अथॉरिटी यानी प्राधिकरण, जी बिल्कुल, मतलब अब ये स्टेट्यूटरी बॉडी हो गया, वैधानिक हो गया। जैसे अपन ने अभी जस्ट इसके पहले बायोडाइवर्सिटी एक्ट में देखा था कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एक स्टेट्यूटरी बॉडी, वैधानिक है। सेम यहाँ पर वैधानिक है, उसमें अध्यक्ष रखा, 10 जो है वो मैक्स टू मैक्स मेंबर रखे, एक मेंबर सेक्रेटरी रखा। ये जो है अगर कहा जाए ना, आज ये एक बढ़िया जो है वो कानूनी संस्था के रूप में जो है वो काम कर। तो हमारे पास जो है वो ऐसा नहीं है कि जो है वो, अब यहाँ पर प्रश्न यही, यहाँ सेंट्रल जू की बात नहीं हो रही कि केंद्रीय चिड़ियाघर, सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी बनी, बाद में कई सारे प्रावधान आए, कहा कि एक काम करो, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी कई काम करता है, वो ये भी रिकमेंड करता है कि नेशनल पार्क को भी जू के रूप में डिक्लेयर करा सकता है। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में तो एकमात्र ही नेशनल पार्क है जो जू की डेफिनेशन में भी आता है, मालूम ही है ना, वो क्या है? वन विहार। कभी आप वन विहार की वेबसाइट को फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि वन विहार के पहली लाइन में फॉलो क्या करें, ऊपर ही लिखा है वन विहार नेशनल पार्क एंड जू। तो अगर आप इस पे जाओगे तो आपको ये बात समझ पड़ेगी कि वन विहार, खाली क्या लिखा, वन विहार नेशनल पार्क एंड जू is one of the most reserved national park and zoo in central India. It has become the field of conservation of ideal, बाकी तो ये, और इसमें बकायदा ये दिख रहा है कि इसको जू का भी, मतलब इसको जू के रूप में भी जो है अगर कहा जाए, पहचाना जाए। तो अब हमें ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन समझ पड़ेगी यार, बकायदा हमारे पास एक जो है वो अगर कहा जाए जू अथॉरिटी है। जू अथॉरिटी जो है वो कई काम कर रही है, वो क्या काम कर रही है वो भी हमारा मुद्दा नहीं, वो हम बाद में अलग से बात करेंगे। पहले अपन आउटलाइन कर रहे हैं पूरी क्या क्या होगा, फिर अंदर से कुछ 5-7 सेक्शन है जो अंदर, जिनके अंदर घुसना पड़ेगा, उन पे अपन अंदर से बात करें। फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये हमने देखा, हमने क्या देखा कि यार प्रोजेक्ट टाइगर के तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहे। शुरू तो कर दिया प्रोजेक्ट टाइगर, हमारे यहाँ भी लागू हो गया। आपको मालूम होगा कान्हा पहला हमारा जो है वो नेशनल पार्क था जो प्रोजेक्ट टाइगर में गया। अभी ओवरऑल कितने हैं प्रोजेक्ट टाइगर में हमारे जो है वो नेशनल पार्क? ठीक है सर 7। है ना। वो सबसे बड़ा कौन सा है आकार वाइज? नोरा दो ही। नोरा दो ही नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे उसको? हाँ, रानी दुर्गावती। ठीक है, ये याद रखना, दोनों बातें अलग अलग हैं बेटा।
तो नोरादही एक जो है अगर कहा जाए सेंचुरी है, ठीक है। और जो दुर्गावती है वो टाइगर रिजर्व। पढ़ लो इधर जो मैंने आर्टिकल तुमको, ये फाइल तुम लोगों के पास ये वाली फाइल है कि नहीं मेरी? नो सर। नहीं सर। ठीक, अभी इसी के नीचे अटैच होगी है ना, इसी के नीचे प्रिंट आउट निकलवाओ, इसको पढ़ो, काम आएगी। तो यहाँ अगर आप यहाँ पर जाओगे तो ये मैंने लिखा भी है कि यहाँ पर वीरांगना, ये लिखा है यहाँ पर कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थापित किए जाने की अधिसूचना 20 सितंबर 2023 को जारी की गई। नोरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य सिंगौरगढ़। सिंगौरगढ़ का तो किला मालूम ही होगा, गौंड किला है, गौंड जनजाति का बड़ा प्रसिद्ध किला है। अभी कुछ समय पहले जो इससे पहले वाले राष्ट्रपति थे ना, क्या नाम था उनका, रामनाथ कोविंद, वो आए भी थे सिंगौरगढ़, विजिट भी करके गए वो यहाँ पर। तो सिंगौरगढ़ के कुछ क्षेत्र को मिलाकर, कोई दमोह का होगा तो उसने तो सुना ही होगा, बहुत फेमस है वहां पर, गौंड डायनेस्टी का गढ़ था वो सिंगौरगढ़। कोई है इसमें दमोह का? नहीं है। तो इसको मिलाकर जो है अगर कहा जाए कि बनाया गया, और इस तरह से अगर कहा जाए ये हमको समझ पड़ा, तो इसके बनने के बाद अब ये सबसे बड़ा है। तो आज देख रहा है कि इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 2339 वर्ग किलोमीटर है। तो अब हम वापस आ गए, तो हमें ही समझ पड़ा कि क्या किया हमने, कि भाई टाइगर रिजर्व को बेहतर रिजल्ट के लिए, आप ऐसे समझो, इसको याद करो, पहले थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट था, याद है सबको, ये तो सब पता ही होगा। पर थोड़ा सा पीछे जाओ, हमसे ये दर्जा छीन कर किस स्टेट ने ले लिया था, याद करो? कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक में। क्योंकि हम छीना कैसे, हमारे बाग कम हो गए। बाग कम हो गए यानी या तो उनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं टेरिटरीज को लेकर, जो अभी तुम लोगों ने वर्ड कहा वही, ठीक है, मतलब वो अपनी टेरिटरीज को लेकर लड़ रहे हैं, या अगर कहा जाए उनकी पोचरिंग यानी शिकार हो रहा है, ठीक है, या अगर कहा जाए कि बाघ जो है अगर कहा जाए अब अपने जीवन साथी को रिझाने के लिए उसके जो है अगर कहा जाए कि शावकों को मार भी डालते हैं। ये सब तो हो रहा था। तो अब क्या करें कि, और इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, संघर्ष हो रहा है। तो एक बहुत प्रसिद्ध पर्यावरणविद और CSIR की डायरेक्टर थी सुनीता नारायण, कभी पढ़िए उनके बारे में, मिल जाएगा। एक सुनीता नारायण कमेटी भी बनी थी, उसने कहा था कि ऐसे जो जंगलों में जो गांव हैं उनको विस्थापित करो आप, क्योंकि हम बाघ को विस्थापित नहीं कर सकते, तो गांव को विस्थापित करना पड़ेगा, उसकी टेरिटरी नहीं बदल सकते, वो अपनी टेरिटरी खुद तय करेगा। तो अभी आपको याद है ना कि हमारे यहाँ का चीता दौड़ते दौड़ते कहाँ निकल गया, मध्य प्रदेश से राजस्थान, ट्रैंकुलाइजर से उसको वापस लेकर आए। आप रोक नहीं सकते कि वो अपनी टेरिटरी जो है वो न जाए। वो अभी की घटना है, कुछ एक आध हफ्ते पुरानी, 10 दिन पुरानी, आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको कहीं। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण यानी बाघ प्राधिकरण आज एक कानूनी संस्थान। कब बना? तो अब हमको इसके लिए फिर हम जो है वो, इससे हमको अमेंडमेंट समझने का मौका मिला। तो अब हमें दिख रहा है यहाँ 2 लिखा है। अब इस 2 का मतलब क्या है, इस 2 का यहाँ पर मतलब क्या है, 2006, यानी हमें समझ पड़ा कि वर्ष 2006 में जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, तो उस अमेंडमेंट के द्वारा एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नाम की इंस्टीट्यूशन को इंसर्ट किया गया एक्ट के अंदर। और वो जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक हिस्सा बन गया इसका, यानी जो है नेशनल टाइगर जो वेबसाइट पर दिख रही है आपको यहाँ, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत काम कर रहा है। आपको दिख रहा है कि उसको काफी सारे जो है वो पावर हैं। इसका बेनिफिट जो है अगर कहा जाए, ये इसमें ये भी लिखा है कि द अथॉरिटी ड्राइव द पावर ऑफ सेक्शन 38O, ये काम का नहीं, फंक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड द मेंबर, ये जो है वो यहाँ पर। तो ये बेसिक सी बात है। आपको दिख रहा है भूपेंद्र यादव लिखा, ऑनेबल मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड चेयरमैन, यानी आज आपको एक नया क्वेश्चन क्या मिल गया, NTCA का चेयरमैन कौन होगा। वेबसाइट को फॉलो करने का फायदा ये मिलता है। मतलब यहाँ पढ़ते तो 2-3 मिनट में क्लैश हो जाता, दिमाग भू ऊंचा जाता। अब आपको क्या समझ पड़ा कि NTCA सीधे जो है वो अगर कहा जाए, मतलब आज अगर बाघ मर रहा है या किसी बाघ की हत्या हो गई, तो सीधे जो है वो भार किस पे जाएगा, किसके ऊपर ढोलोगे पूरी कहानी, किस पे ढोलोगे? पर्यावरण और वन मंत्री। और पर्यावरण और वन मंत्री कहाँ जवाब देना पड़ेगा, कहाँ जवाब देना, सोचो कहाँ कोई जगह है जहां वो जवाब देगा? सब पार्लियामेंट, लोकसभा। पार्लियामेंट में। संसद में जवाब देगा ना। उससे प्रश्न किया जाएगा कि तुम्हारे, जब तुम जो है अगर कहा जाए कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरमैन 4 बाघ मर गए, जवाब दो, यहाँ पर रिजाइन करो।
तो फिर तो दबाव रहता है, तो अधिकारियों के ऊपर भी जबरदस्त दबाव रहता है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो राज्य मंत्री को उपाध्यक्ष बना दिया। 3 सदस्य हैं इसमें, 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से। 8 विशेषज्ञों की टीम है, 1 सेक्रेटरी है। बस 5 मिनट, थोड़ा आज जल्दी छोड़ना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करा दूंगा आप लोगों को। इस तरह से हमको ये बात जो है वो समझ पड़ी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नाम का एक इंस्टीट्यूशन हमने खड़ा करा। इस अथॉरिटी में बकायदा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट को सीधे बीच में इन्वॉल्व किया गया। फॉरेस्ट मिनिस्टर देश के जो है वो चेयरमैन बनाए गए। स्टेट मिनिस्टर फॉरेस्ट से जुड़े हुए जो है वो डिप्टी चेयरमैन बनाए गए यहाँ पर। इसीलिए अब लगातार अगर आप कभी वाइल्ड लाइफ का नंबर ऑफ टाइगर ग्राफ पढ़ोगे तो 2006 के बाद लगातार तेजी से भारत में बाघों की संख्या क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। तो यहां अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मैं आपको नीचे दिखाता हूं, ये यहाँ, तो ये जो है अगर कहा जाए ये साफ है। तो उस एक्ट के प्रावधानों के तहत यहाँ पर, और आज सबसे नीचे के आंकड़े में दिखा देता हूं आपको, ये यहाँ। तो ये आज आपको दिख रहा है कि जिम कार्बेट में 260 बाघ हैं। बांदीपुर में जो है वो कर्नाटक में जो है वो 150, नागरहोल में 141, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ बांधवगढ़ में, दूसरे सबसे ज्यादा कानाकिसली में, ठीक है, तीसरे सबसे ज्यादा पेंच में। ये बाघों की संख्या बढ़ रही है। आज अपने को ये बात जो है वो समझ पड़ी। तो आज इसका कहानी का जो है वो कंसेप्ट आपको ये समझ पड़ा कि कैसे जो है वो अगर कहा जाए एनसीएलटी, सॉरी एनसीएलटी निकल गया, नेशनल एनटीसीए का गठन हुआ, और कैसे एनटीसीए जो है अगर कहा जाए काम कर रही है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, एनटीसीए जब भी आप पढ़ोगे एक्ट को 2006 पढ़ोगे, ठीक है, मतलब क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट 2006 जो है अगर कहा जाता है, लेकिन जब आप एनटीसीए के गठन की डेट पढ़ोगे तो कौन सा ईयर याद रखोगे, कौन सा? 2005। 2005। 2005, है ना, वो कंफ्यूज मत हो जाना, पता चले तुम 2006 मारे। ठीक है, वहां 2005 याद रखना, यहाँ एक्ट को ऐसे याद रखना। तो इस तरह से जो है वो हमको ये समझ पड़ा कि बढ़िया एक अच्छा, भारत में लगातार बाघों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए उस दिशा में ये एक अच्छा हेल्दी जो है वो आप इसको कदम जो है वो मान सकते हो मेरे हिसाब से। फिर अगले पर एक तो और कम से कम जो है अगर कहा जाए मैं कराई दूं, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये भी पहले नहीं था। 38 बाय लिखा, मतलब सीधी सी बात है, ये चैप्टर भी क्या करा हमने, अलग से जो है वो इंसर्ट करा। तो यहाँ पर हम यहाँ जाएं, ये क्या काम करेगा, एक सेकंड पहले तो अपन यहाँ देखें। ऐसे ही तुमको अमेंडमेंट 5 2006, 2003, 1991, 2022 ऐसे ही याद हो गए कितने सारे अमेंडमेंट, तो तुम यार यहाँ से ही याद है। अब हमको दिख रहा है बाघ और अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों के अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो अपराध नियंत्रण ब्यूरो का जो है वो हमने गठन किया। नीचे जाओगे तो आपको जो है वो पूरी कहानी जो है उसकी मिल जाएगी, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस तरह से हमें समझ पड़ा कि आज वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बकायदा जो है अगर कहा जाए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब प्रश्न क्या है इसमें, सिंपल है, क्या वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन है? जनरली जब ब्यूरो आता है दिमाग में तो लगता है कि अरे ऐसी बना दिया होगा सरकार ने, कोई रेजोल्यूशन पास किया होगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया होगा, जैसे नीति आयोग बना वैसे ही होगा। नहीं, यहाँ अगर पढ़े तो समझ पड़ा कि नहीं नहीं यार, ये तो बकायदा कानूनी प्रक्रिया के तहत बना है। और सीधी सी बात है कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड यानी जितनी भी पोचरिंग वगैरह हो रही है या वनों में जो अगर कहा जाए अवैध अतिक्रमण हो रहा है, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस तरह से हमें ये जो है अगर कहा जाए बात जो है वो समझ पड़ती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है पहला। और एक एक सेक्शन और मैं लूंगा, वो मैं पार्ट भी में करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा संभवतः कल जो है। इससे सुबह कोई दिक्कत है तुमको होगी, मतलब ये टाइम पढ़ सकते हो क्या, सुबह 7:30 से 9:30 तक, Yes, sir. यही ठीक है। है ना? ठीक है, तो इसमें ही करा देंगे। एक्चुअल क्या शाम को मेरा एक और नया अभी शुरू हो रहा है बैच कल से, तो वो थोड़ा टाइम का उलझन है, इसलिए मैं करा दूंगा, है ना। तो कल ये अपन सुबह, कल अपना ये जब यूनिटी खत्म हो जाएगी पूरी, मतलब कल अब जो बचे हुए हैं बाकी तो मैंने देखो बायोडाइवर्सिटी एक्ट अपन ने पढ़ ही लिया है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अभी अपन ने एक पार्ट उसका ऑलमोस्ट सबको समझ पड़ेगा कि क्या नेचर से पढ़ना है। और कौन सा जो है वो 2006 का फॉरेस्ट एक्ट पढ़ ही लिया है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ ही लिया। अब जो है वो अगर कहा जाए छोटे छोटे एक्ट जो है वो बचे हुए हैं। यानी कल थोड़ा सा पढ़ के बैठोगे। कल हम क्या करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ।
यहाँ पर ये कल हम इसके जस्ट बाद पहले पढ़ेंगे, ये बिल्कुल मतलब कहा जाए 4 लाइन का एक्ट मध्य प्रदेश लोकवानिकी अधिनियम कर लेंगे, ठीक है एक। फिर इसके जस्ट बाद हम लोग कर लेंगे ये फॉरेस्ट पॉलिसीज, यानी 1927 का वन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट 1927 भी पढ़ा देंगे। फिर जो है वो अगर कहा जाए ये फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ लेंगे तो अपना खत्म हो जाएगा। यानी ये यूनिट से अपन थोड़ा तनाव, मेरा तो मानना है कि इतना ही पढ़ लोगे तो 10 क्वेश्चन इसी में बच जाएंगे, बाकी तो अपनी जगह। चलो करें खत्म यहाँ पर अगर कहा जाए। धन्यवाद करूँ, यस सर। ठीक है। अभी Yes, अपलोड sir. हो जाएगा, एक घंटे में दिखने लगेगा, है ना, वीडियो जिनने नहीं देखा है वहाँ। सर बायोडाइवर्सिटी फाइल सर, क्या बेटा? जैव विविधता वाली फाइल सर, हाँ बायोडाइवर्सिटी। मैं अटैच कर दे रहा हूँ, सब पूरी फाइलें अटैच कर दे रहा हूँ, नीचे साथ में दिखेंगे, ठीक है। चलो ठीक ठीक।